नमस्कार, स्वदेशी न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में मैं दिपेंद्र सिंह तंवर आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत बड़ी जो विभत्स घटना हुई उस पर हमारा स्पेशल बुलेटिन है और ये जो घटना है इसने पूरे भारत को जिस तरीके से झकझोर दिया। डॉक्टर्स रोड पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स के अलावा जो आम जनता है वो उनके साथ खड़ी है और इस केस को लेकर सभी में बहुत ज्यादा गुस्सा है। सभी लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उसको फांसी की सजा मिले, सख्त से सख्त सजा मिले। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ, पूरे भारत में इसको लेकर विरोध है। लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए डॉक्टर्स को लेकर जो सुरक्षा प्रबंध है वो किए जाएं और लगातार जो यही डिमांड कर रहे हैं कि जब तक सिक्योरिटी नहीं ड्यूटी नहीं। इसको लेकर डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करी जाए, तभी वो ड्यूटी करेंगे। ओपीडीज हैं पूरे भारत में, वो ओपीडीज अभी सस्पेंड हैं, लिए नहीं जा रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर लगातार विरोध में है कि हमें जब तक सिक्योरिटी नहीं मिलेगी हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। कोलकाता में ये जो जघन्य अपराध हुआ है, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरीके से उसका रेप और फिर मर्डर, माता पिता, दोस्त, शिक्षक उसके लिए एक ही शब्द कहते हैं, योद्धा। आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में रेप और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का था। पिता ने बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार ने संघर्ष किया। बेटी ने कोलकाता के घनी आबादी वाले उपनगर सौदेपुर से आरजीकर तक का सफर तय किया। अब बेटी की बारी परिवार का कर्ज चुकाने की थी, लेकिन वह अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए बिना ही इस दुनिया से चली गई। जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक मृतक के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के सिर, गाल, होठ, नाक, दाहिना जबड़ा, ठोड़ी, गर्दन, बाया हाथ, बाया कंधा, बाया घुटना, टखना और प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान मिले हैं। ये जो विभत्स जो कृत्य हुआ है, इसमें ये जो रिपोर्ट आई है ये अपने आप में डराने वाली है। वहीं शरीर के अंदरूनी हिस्सों में भी चोटें आई हैं। फेफड़ों में रक्त के थक्के जम गए थे। 9 अगस्त को 36 घंटे की बिना रुके ड्यूटी के बाद ट्रेनी डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में ही सो गई थी। तभी उस पर एक या अधिक लोगों ने हमला किया, उसके साथ रेप किया और उसे इतनी बेरहमी से मार डाला कि उसकी गर्दन और पेल्विस टूट गई। अगली सुबह सेमिनार रूम में आए इंटर्न और साथी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी हैं, उन्होंने उस ट्रेनी डॉक्टर का शव देखा। उसका लैपटॉप, नोटबुक और सेलफोन उसके बगल में सही सलामत पड़े थे। एक आरोपी जो इसमें गिरफ्तार हुआ है उस पर जांच चल रही है, लेकिन उसके सहयोगियों को, यानी कि जो ट्रेनी डॉक्टर है उनके सहयोगियों को और उसके माता पिता को विश्वास ही नहीं है कि इस अपराध में जो गिरफ्तार हुआ है वो अकेला शामिल था। माता पिता ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद सीबीआई को यह मामला सौंपा गया। हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी भी करी और एक बहुत बड़ा तंज पुलिस प्रशासन पर भी उन्होंने कसा था। और अब तक जो उसके कुछ सहपाठी होंगे, वरिष्ठ शिक्षक, प्रिंसिपल और अस्पताल के अधीक्षक से पूछताछ करी जा रही है। इस केस में लगातार किस तरीके से हम और आगे डिटेल में जा सकते हैं, वो भी लगातार प्रशासन हो, हॉस्पिटल्स हो, वो अपने आप में लगे हुए हैं। पीड़िता के जो पिता हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि हम एक गरीब परिवार से हैं और हमने बहुत सारी घटनाएं जिस तरीके से वो
पली है, हमारे सारे सपने एक रात में चकनाचूर हो गए। वह एमबीबीएस के उन छात्रों के एक बैच से थी जिन्होंने कोविड महामारी का खौफनाक दौर देखा था। मरीजों की सेवा करना उसको अच्छा लगता था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज को वह अपना दूसरा घर कहती थी। वह मरीजों के इलाज में दिन रात लगी रहती थी। ये जो बयान है ये उस पीड़िता के पिता के बयान है जो मीडिया के सामने बता रहे थे। सीबीआई ने आरजीकर हॉस्पिटल के सिक्योरिटी सुपरवाइजर समेत 10 लोगों को तलब किया है जो अपराध के दिन ड्यूटी पर थे। इसके अलावा घटना की रात ड्यूटी पर मौजूद कुछ गार्ड्स को भी तलब किया गया है। सीबीआई ने ड्यूटी रोस्टर के साथ सुपरवाइजर को भी तलब किया है ताकि पता लगाया जा सके कि किस मंजिल पर कौन ड्यूटी पर था। तो एक बहुत बड़ा कदम जो सीबीआई इसमें उठाया है उन्होंने। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जो रेप और मर्डर हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और जो वहां की सरकार है उसको खूब सुनाया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई में 3 सदस्यीय बेंच ने राज्य सरकार के पक्ष को रख रहे कपिल सिब्बल पर सवालों की बौछार कर दी। कोर्ट ने कड़े शब्दों में पूछा कि बॉडी 8 बजे रात को पेरेंट्स को दी गई और उसके बाद 11:45 पर केस दर्ज क्यों हुआ। कोर्ट ने आगे पूछा कि क्या शुरुआत में मर्डर केस नहीं किया गया था दर्ज। कॉलेज के प्रिंसिपल उस समय क्या कर रहे थे, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। हैरानी की बात रही कि ज्यादातर सवालों को लेकर सिब्बल के पास कोई जवाब ही नहीं था। कोर्ट ने इसके साथ एक बहुत बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है और एक टास्क फोर्स, नेशनल टास्क फोर्स नाम दिया है इसको, वो गठित करी है जिसकी अंतरिम रिपोर्ट 3 हफ्ते में देनी होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है कि भाई कहां तक ये केस पहुंचा है और सुनवाई के दौरान क्या क्या कहा और इस टास्क फोर्स में कौन कौन होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, इसमें किस किस को उन्होंने जिम्मेदारी दी है। सीजीआई की अगुवाई में ये जो टास्क फोर्स होगी इसका गठन किया है और इसमें हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन होंगे। इसमें होंगे सर्जन वाइस एडमिरल आर सरीन, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर एम श्रीनिवास, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, डॉक्टर गोवर्धन दत्तपुरी, डॉक्टर सौमित्र रावत, प्रोफेसर अनीता सक्सेना कार्डियोलॉजी विभाग एम्स दिल्ली, प्रोफेसर पल्लवी सापरे डीन ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई, डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव न्यूरोलॉजी विभाग एम्स, राष्ट्रीय कार्यदल के पदेन सदस्य, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष। तो ये जो उन्होंने गठन किया है और जो इतने सदस्य होंगे वो सारे के सारे इसमें शामिल होंगे। इस केस में सीबीआई को भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है कि सीबीआई इसमें स्टेटस रिपोर्ट देगी कि किस तरीके से ये प्रकरण हुआ है। इसको लेकर सीबीआई आगे क्या करने वाली है, क्या जांच में प्रगति हुई है, जांच कहां तक पहुंच रही है, सीबीआई ने क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया है, फॉरेंसिक जो डिपार्टमेंट है उसने क्या सबूत इकट्ठा किए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह बड़ा कदम उठाया है और कहीं ना कहीं अब इस केस को लेकर पूरे भारत में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आम जनता भी काफी दुखी है कि एक ट्रेनी डॉक्टर जिसको पता ही नहीं था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा। डॉक्टर्स लगातार मांग कर रहे हैं कि अगर वो अपने परिसर में ही सुरक्षित नहीं है, उनकी ड्यूटी के दौरान अगर ऐसा उनके साथ हो सकता है तो फिर वो ड्यूटी क्यों करें। ये डॉक्टर्स का कहना है जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले को लेकर जो काफी रिपोर्ट्स आई हैं, उसके अलावा ये जो केस हुआ है हाल ही में जोधपुर में एक 2.5 साल की बच्ची के साथ जो हुआ है, 2 दिन पहले की बात है। यह केस जो हमने बताया कोलकाता का, आपको पूरा देश इस मामले को लेकर विरोध कर रहा है। जोधपुर में 2.5 साल की एक बच्ची के साथ एक वहशी दरिंदे ने जो
घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है रात को उसको मिठाई दिलाने के बहाने वो लेकर जाता है और उसके साथ 2 बार दरिंदगी होने की आशा है। वो जो लगातार रिपोर्ट्स में ये खबर है, रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता लगेगा, लेकिन अभी तक बात यही सामने आ रही है कि उस दरिंदे ने 2 बार उस बच्ची के साथ हैवानियत करी। सुबह जब एक महिला पहुंचती है तो उसे बच्ची एक चबूतरे पे मिलती है, रोती हुई मिलती है और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आता रहता है। उस बच्ची की ऐसी हालत देखकर उस बच्ची के चेहरे पर निशान थे। महिला बहुत ज्यादा डर जाती है, लोगों को बुलाती है। उसके बाद वो बच्ची उनके घर वालों तक पहुंचती है, हॉस्पिटल में एडमिट है। उस बच्ची की हालत इतनी विभत्स थी, उस बच्ची की सर्जरी तक करनी पड़ी। एक 2.5 साल की बच्ची के साथ इस तरीके का वहशीपन एक दरिंदा ही कर सकता है, एक दरिंदगी सोच रखने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। उसको गिरफ्तार जरूर कर लिया है और अब उसके लिए लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाए, ऐसे लोगों के साथ क्या उन्हें सजा दी जाए। क्योंकि आप मानकर चलिए कि एक 2.5 साल की बच्ची के साथ अगर कोई ऐसा कर रहा है, उसकी मानसिक स्थिति क्या हो सकती है, किस हद तक वो इंसान कैसा हो सकता है। जब एक डॉक्टर अपने परिसर में सोई रहती है, एक व्यक्ति आता है जिस व्यक्ति का नाम अभी सामने आ रहा है, लेकिन जो उस डॉक्टर के माता पिता है वो मानने को तैयार नहीं है कि इसमें सिर्फ एक इन्वॉल्व था। जोधपुर की घटना भी काफी झकझोर कर देने वाली है। तो ये दोनों ही घटनाएं हैं हाल फिलहाल जो आगे पीछे घटनाएं हुई हैं। ऐसी लड़कियां कितना ही शिकार होती होंगी और आज डॉक्टर्स डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उस लड़की के लिए सड़कों पर हैं। इस केस में शुरुआत में हम आपको बताते हैं कि जब ये मामला हुआ, पुलिस जब इसमें जांच कर रही थी, शुरुआत के जो 48 घंटे होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इन 48 घंटों में सबूत इकट्ठा करने के लिए सबसे अहम पल ये होते हैं कि इस वक्त जो सबूत मिलते हैं वो घटनास्थल को लेकर सील किया जाता है। सबसे पहले तो कि घटनास्थल सील हो जाए, वहां से सबूत नहीं मिटाए जाए। लेकिन भाजपा लगातार हमलावर है, वो कह रही है कि ममता बनर्जी सरकार इसमें सबूत मिटाने में शामिल है, उनका ये मानना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लगातार वो हमला कर रहे हैं। यहां तक कि जब ये मामला हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी करी। हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, हमें जांच में कुछ होता दिख नहीं रहा है, और उन्होंने पुलिस प्रशासन के रवैये पर भी सवाल खड़े किए और स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को यह केस ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद सीबीआई इस केस में आई और सीबीआई लगातार अब अपनी जांच गति को बढ़ा रही है। सीबीआई ने जो लोग उनके शक के दायरे में आ रहे हैं उन लोगों से वो पूछताछ कर रही है। इसमें गिरफ्तारियां भी सीबीआई ने करी हैं और अब कटघरे में कई सारे लोग हैं, खासकर प्रिंसिपल, जिसका बताया जाता है कि ट्रांसफर इस घटना के बाद हुआ। क्या वजह रही, क्या वजह नहीं रही, लेकिन वो उस वक्त कहां थे, क्या कर रहे थे, इसकी जांच भी सीबीआई कर रही है। उनसे पूछताछ भी हुई है। और भी जो बहुत सारे लोग हैं, गार्ड्स हैं, कि सुरक्षा गार्ड्स उस वक्त किस मंजिल पे किसकी ड्यूटी थी, वो भी अहम जांच कर रही है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज सीबीआई ने लिए हैं और उन फुटेज के आधार पर भी सीबीआई जांच करेगी कि कौन व्यक्ति किस वक्त पे कहां आया था, कहां गया था। तो अगर सबूत मिटने की जो आशंकाएं चल रही हैं कि जो शुरुआत में ये केस काफी धीमी गति से चला और बताया जा रहा है कि इसको पहले ये कहा गया कि ये सुसाइड है, आत्महत्या बताया गया परिवार वालों को। बाद में जब ये मामला सामने आया, जब विरोध प्रदर्शन हुए और कहा गया कि ये सुसाइड नहीं है, ये रेप है, ये मर्डर है, उसके बाद लगातार इस केस में नई नई बातें सामने आती रही। सीबीआई के आने के बाद सीबीआई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन इसमें ले रही है और अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कह दिया है कि वो जल्द से जल्द स्टेटस रिपोर्ट का मतलब होता है कि फिलहाल केस किस स्टेटस में है, कि कार्रवाई कहां तक हुई है,
ये सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर में लेगा और ये सारी बातें जो उन्होंने एक दल बनाया है, उस दल के अंदर जो लोग जोड़े गए हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, अध्यक्ष हैं डॉक्टर्स एसोसिएशन के, मेडिकल एसोसिएशन के, उन सबको इस राष्ट्रीय स्तर के जो दल का निर्माण किया है और उसकी रिपोर्ट कब सौंपनी है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे जो दरिंदे जिस तरीके से दरिंदगी करते हैं वो उन लोगों के साथ प्रशासन है, उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए और सजा किस तरीके की हो। ऐसे केसेस में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं उनमें भी केस जाते हैं और एक लिमिट होती है कि इतने दिनों में आपको जांच करनी है और इतने दिनों में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये जो केसेस हैं, इस तरीके के केसेस के अंदर अब ये मामला जिस तरीके से जांच चल रही है और जो कोर्ट है उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद अब इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो लगातार डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और हाल ही में जो लगातार ये जो खबरें आ रही हैं, इनपुट्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स अभी भी इसी बात पर अड़े हुए हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक सुरक्षा नहीं होगी तब तक वो काम नहीं करेंगे। और उसके बाद लगातार बहुत सारे हॉस्पिटल्स में लोगों ने मांग उठाई कि रात के वक्त कई बार गार्ड्स नहीं होते हैं, गार्ड्स की सुरक्षा होनी चाहिए। इस मामले को लेकर बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े अभिनेता हैं, जो थिंकर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो भी अपना रिव्यू दे रहे हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रिया साझा कर रहे हैं कि इस केस को लेकर किस तरीके से हम आगे और इन कानूनों को सख्ती से ले सकते हैं और ऐसे लोगों को जो ऐसी घृणित मानसिकता रखते हैं किस तरीके से सबक सिखाया जाए। क्या सोचकर वो लोग ऐसा कदम उठाते हैं, क्या सोचकर वो लोग इस तरीके का कृत्य करते हैं, ये सारी बातें लगातार हम सोचते हैं, सवालों के कटघरे में हैं। जब निर्भया केस हुआ था दिल्ली का, इसी तरीके से पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरे थे, उसके लिए मांग की थी कि इसको न्याय मिले। उसके बाद हमारे देश में बहुत सारे संशोधन किए गए। उस बच्ची के साथ भी ऐसा ही केस हुआ था और गैंगरेप उसके साथ किया गया था। बस के अंदर जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, पूरे देश में एक तरीके से बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। उसके साथ जो कृत्य किया गया, उसकी रिपोर्ट में जो खुलासे हुए और जो सारी बातें सामने आई, वो बताने में भी बहुत से लोग ऐसा समझेंगे कि ये जो रिपोर्ट है बहुत भयावह थी वो रिपोर्ट। और उसके अंदर जो रिपोर्ट में जो सामने निकल कर आई बातें कि उसके साथ जिस तरीके का कृत्य किया गया और कृत्य करने के साथ अमानवीय व्यवहार भी जो होता है, वो नीचे से नीचे की जो गिरी हुई हरकत होती है। और उसके बाद निर्भया केस को लेकर बहुत सारे संशोधन हुए, लोगों ने मांग करी। उनकी मां भी लगातार अब इस केस को लेकर मीडिया में बयान देती हैं और जितने भी केसेस होते हैं वो सभी बेटियों के लिए न्याय की मांग करती हैं। अब यही जो केस है एक ट्रेनी डॉक्टर का, इस मामले में जो कुछ लोग हैं जो पहचान उजागर कर रहे हैं, क्योंकि रेप केस में आप ये मानिए कि रेप केस में पहचान उजागर करना किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर जो पीड़िता है, पीड़िता की पहचान, पीड़िता के माँ बाप की पहचान उजागर करना, उसका एड्रेस उजागर करना, उसकी फोटोज उजागर करना, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। और अब इसमें एक युवक की गिरफ्तारी भी हुई है कि उसने पहचान उजागर करी थी और उसने एक धमकी भी दी थी वहाँ की जो सीएम है। तो इसमें एक लड़के की गिरफ्तारी हुई है, आगे केस चल रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग अगर एक बार किसी की फोटो वायरल हो रही है तो उस चीज़ को रोकते नहीं हैं। ऐसे केसेस में ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि इन सब पर पाबंदी है कि आप पीड़िता की पहचान उजागर नहीं कर सकते हैं। बावजूद इसके इसमें ऐसा हो रहा है। लोगों को समझ में आनी चाहिए कि अगर इस तरीके से पहचान उजागर होती है तो उसके माता पिता भी जो हैं वो सामने आते हैं, उनके साथ भी जो
पहले से ही वो दुखी होते हैं, लेकिन पहचान उजागर होने के बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानियां उनको होती हैं। तो ऐसे केसेस में ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। और ये तो जिसको बोलते हैं हीनियस, बहुत ही घृणित कृत्य है। इस मामले में लगातार जांच चल रही है। जांच में रिपोर्ट क्या आएगी वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आते हैं, लेकिन कुछ केस जो पूरे देश में इस तरीके से होते हैं कि एक पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। और ये निर्भया के बाद ऐसा ही एक केस है जिसमें डॉक्टर्स तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं, डॉक्टर्स ओपीडी का बहिष्कार कर रहे हैं। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि सुरक्षा पहले है, जहां सुरक्षा नहीं है वहां सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। एक उनकी मांग थी कि सीबीआई में एक केस जाए, वो मांग तो उनकी पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी प्रोटेक्शन को लेकर वो संतुष्ट नहीं है बहुत जगह पर। और लगातार इसी को लेकर वो डिमांड कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करी जाए। बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं और प्रदर्शन को लेकर वो कह रहे हैं कि मरीजों के साथ, मरीजों के लिए ये जो प्रदर्शन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इमरजेंसी इसमें चालू रहती है। डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब तक आवाज़ उठेगी नहीं, इस तरीके के केसेस में अगर आप आवाज़ उठाओगे नहीं तो आपकी सुनेगा कौन। और ऐसे मामलों में तो आवाज़ उठाना सबसे पहले बनता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो अध्यापक हो। अगर किसी विभाग में, किसी इंस्टीट्यूशन में अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो सभी को एकजुट होकर, एक साथ होकर इन सब मामलों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। स्पेशल रिपोर्ट में हम यही कहेंगे कि ऐसे मामलों को लेकर सभी को एक सुर में, एक साथ खड़े होना चाहिए और सभी को प्रदर्शन में एक दूसरे के हाथ के हाथ मिलाकर, एक दूसरे के साथ खड़े होकर ऐसे मामलों में सड़क पर चाहे प्रदर्शन हो, चाहे आप ज्ञापन दें, किसी भी तरीके से आप विरोध दर्ज कराएं, लेकिन ऐसे केसेस में जरूरी है कि हम पीड़िता के साथ में खड़े हों, उसके परिवार के साथ में खड़े हों। और किसी भी तरीके की अगर जाति कहीं होती है, चाहे वो 2.5 साल की बच्ची हो, चाहे वो एक ट्रेनी डॉक्टर हो, चाहे वो जोधपुर का केस हो, चाहे वो कोलकाता का केस हो, बेटियां अगर सुरक्षित हैं तो आप मानकर चलिए कि देश में विकास की हम बात करते हैं। और विकास में आज बेटियां एक बहुत बड़ी धुरी बन चुकी हैं। देश के विकास के योगदान में, सहयोग में जो बच्चियां हैं वो बहुत आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। लेकिन एक ऐसी होनहार लड़की जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर जी रही थी, ट्रेनी डॉक्टर थी, एमबीबीएस करने के बाद वो अपनी ट्रेनिंग पे थी, लेकिन इसी बीच उसके साथ जो ये विभत्स हादसा हुआ और उसके बाद लोगों में जो गुस्सा उमड़ा वो अपने आप में देखने वाला है। लोग लगातार मांग कर रहे हैं और हम भी यही मांग करते हैं कि इसमें जो भी दोषी है उसको सज़ा मिले और इस पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। इसके परिवार वाले जो मांग कर रहे हैं उन मांगों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए और किसी भी तरीके से इन मामलों में जल्द से जल्द न्याय किया जाना चाहिए।